नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चंस की बात करूँगा जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। अभी इसके आगे भी मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगा। तो इससे पहले कि मैं आगे आज के टॉपिक पर आप सभी से कुछ बातें करूं, उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ से लाइक कर सकते हैं। और आप प्लीज़ मुझको बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो आज का टॉपिक चलिए फिर लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का इस समय 6ठा स्थान है विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है। तो वो हमारा वर्तमान समय में कर रहा है 3.7%। ये एग्जैक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ है अभी एग्जाम में कि भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने परसेंट यूज़ कर रहा है। तो वो कर रहा है 3.7%। इसके बाद भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष है। तो वो है 3.6, केवल 0.1% कम है उसके यूज़ परसेंटेज से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में ऊर्जा की विकास दर 3.6% है, जबकि भारत विश्व की कुल ऊर्जा का 3.7% का ही खाली उपयोग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है। तो जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि पहले नंबर पे है अमेरिका और फिर दूसरे नंबर पे है चाइना, तो ऑब्वियसली तीसरे नंबर पर हो जाएगा भारत। तो विश्व में कोयला सबसे ज़्यादा यूज़ कौन कौन से 3 देश करते हैं। तो पहला करता है अमेरिका, दूसरा करता है चीन और तीसरा करता है भारत। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले के उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी अधिक गैर कोखकारी कोयले का उत्पादन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 90% जो आपका गैर कोखकारी कोयला है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, और वो कितने परसेंट है, वो है 90%। ठीक है, अब कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है तो वो होता है कोयला। तो इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा कि विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा कोयला खपत होता है भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है। तो जो इसके समीपवर्ती देश हैं वो है पहला म्यांमार, दूसरा श्रीलंका, तीसरा पाकिस्तान और चौथा सिंगापुर। तो भारत के पास जितना भी कोयले का उसके बाद भंडार है उसमें से कुछ प्रतिशत भाग वो अपने समीपवर्ती जो उसके पड़ोसी देश हैं उनको भेजता है। उनमें से कौन कौन से हैं। तो वो है 4 देश मुख्यतः हैं, पहला है म्यांमार, दूसरा श्रीलंका, तीसरा पाकिस्तान और चौथा सिंगापुर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है। अब ये देखिए, ये हो गया कि जो अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें भारत जो है अपने यहाँ का जो उसका पूरा भाग है कोयले का उसमें से कुछ भाग भेज रहा था बाहर। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि कुछ कोयला
बाहर से अपने यहाँ पर भी मंगवा रहा है, और वो किस यूज़ में होता है, तो वो होगा आपका कुकिंग कोयला होता है, ठीक है, कुकिंग कोयला होता है। और वो कहाँ से आयात करता है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है आज अभी का, जैसा कि आपको पता है कि भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया को पेटीएम सीरीज में 2-1 से हरा दिया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये इससे संबंधित नहीं था, लेकिन जो कि एग्जैक्ट करंट है, इसलिए मैंने आपसे इसकी चर्चा कर ली। इसके बाद देखते हैं कि भारत के कुल संचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है। गोंडवाना काल, जैसा कि अगर आप सभी लोग ने अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो जब पृथ्वी की संरचना हो रही थी और हमारी पृथ्वी पर बार बार विस्फोट हो रहे थे, और पृथ्वी भी अपना आकार और अपनी संरचना बदल रही थी, उस समय एक काल आया था गोंडवाना काल। तो उस काल का भारत में कितने प्रतिशत कोयला है, तो वो है 96% कोयला। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि गोंडवाना काल का 96% कोयला भारत में संचित है। अब ये जो अभी एक टर्म आया है कि ये भैया गोंडवाना काल क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारी पृथ्वी की संरचना और प्लस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, तो उस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस पर इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। अब ये देखिए, अभी यहाँ पर था कि कुल संचित भंडार का, यानी कि जो हमारे पास है पूरे तरह से उसका कितना परसेंट है, तो वो है 96%। लेकिन जो भारत में जो भी कोयला का उत्पादन होता है उसमें से कितना है, तो वो है आपका 98%। थोड़ा सा डिफरेंस है, भाव को समझना पड़ेगा। पहले वाले में था कि जो हमारे पास उसका भंडारण है, तो भंडारण में था 96%, लेकिन जो उसका उत्पादन है तो उत्पादन में हो जाएगा 98%। तो भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है, तो ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसको आप याद कर लीजिए, वो है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस एक टाइप है कोयले का, कार्बन का टाइप है, जो कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस था गोंडवाना काल के जो भी आपको मिला है, कोयला मिला है। तो इसको ये टर्म आप याद रखिएगा कि भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है, तो वो है आपका बिटुमिनस काल का, बिटुमिनस टाइप का, सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन से हैं। ये हम बात कर रहे हैं भारत का। तो सबसे पहले नंबर पे है झारखंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयले की खाने वहीं पे हैं, और अभी तक सबसे ज़्यादा जो भी आपका कोयले का घोटाला भी हुआ है वो भी यहीं हुआ है, झारखंड में हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है दूसरे नंबर पे, और उड़ीसा है तीसरे नंबर पे। तो पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा उड़ीसा। उसके बाद चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कोयला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ पर कोयला भी ज़्यादा पाया जा सकता है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर मान लिया आग लगी है या फिर कुछ है, तो कुछ समय बाद वहाँ पर कोयले की जो है उपस्थिति की संभावना ज़्यादा रहती है। और 5वें नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर देख लीजिए। पहले नंबर पे है झारखंड, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, चौथे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, और 5वें नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है, अंबानी ब्रदर्स की। हम तो उन्होंने ही क्या किया है कि जो आपका कृष्णा और गोदावरी जो हमारी 2 प्रमुख नदियां हैं
भारत की, इसके जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं उनमें प्राकृतिक गैसों का विशाल भंडार पाया गया है, जिसकी खोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही की है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। वो है आपके रखा, लक्ष्मी, गौरी। जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गौरी ने लक्ष्मी को रखा, या लक्ष्मी ने गौरी को रखा, ऐसे आप याद कर लीजिए। पहला है गौरी, लक्ष्मी और रखा। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं आंध्र प्रदेश के जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट परसेंटेज आता रहता है, तो वो है 9 से 10%। कभी कभी क्या होता है कि जो आपके ऑप्शन आते हैं उसमें आ जाता है कि 8, 9, 10, 11, तो आप लगाएंगे 9% ही लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा मिनिमम है। ठीक है। और अगर मान लिया पॉइंट में आ जाता है कि 8.3, 8.7, 9.3 और 10.2, तो फिर एग्जैक्ट है कि आपको लगाना पड़ेगा 9 पॉइंट समथिंग वाला, जो भी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। तो 70% जो भी आयात हो रहा है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादनों का, वो भारत कर रहा है। तो जो भारत की नीड है उसका 70% भारत बाहर से मंगाता है, और बाकी 20% जो उसके पास अन्य प्राकृतिक स्रोत हैं वो उनका यूज करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पुस्तक वन नाइट एट कॉल सेंटर, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक थी, बहुत। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत की बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपने इनके बारे में सुना होगा कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं। और 3 इडियट्स जो कि हमने बहुत अच्छी मूवी देखी हुई है, वो भी जो है इनके ही ऊपर, जो इनकी बुक थी उसके ऊपर थी, डिपेंड थी। उसके साथ साथ ये एक और मूवी आई थी, मुझे भी उसका देख के नाम नहीं याद आ रहा है, आलिया भट्ट और उसकी थी अर्जुन कपूर की, तो वो भी थी मूवी। ठीक है। आई थिंक 2 स्टेट्स, हाँ 2 स्टेट्स थी मूवी, तो वो भी जो है इन्हीं की बुक के ऊपर थी, आधारित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से हैं। तो ये तो सबको पता है कि जो है मैराडोना वो हैं अर्जेंटीना के, और वर्तमान समय में जो है सबसे फेमस अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी कौन है। तो वो हैं लियोनेल मेसी। ठीक है। वर्तमान समय में पीएम कौन है ब्रिटेन के। तो वो हैं डेविड कैमरन। 2010 में नागा छात्रों की केंद्रीय राजमार्ग नाकाबंदी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था। तो वो है मणिपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में ही मणिपुर में हुए हैं भैया चुनाव हुए हैं, और उसके बाद से वहाँ की थोड़ी बहुत नाकाबंदी में कमी हुई है। तो इस समय ये बहुत ज़्यादा टॉपिक था आपका न्यूज़ में, तो इसको आप ध्यान रखिए कि 2010 से नागा छात्रों की केंद्रीय राजमार्ग नाकाबंदी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा था। मणिपुर। और इसका रीजन ये है कि जो इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो वो जो है आपका नागालैंड से आपका पूरी तरह से घिरा हुआ है, और एक साइड आपका पड़ जाता है इम्फाल पड़ जाता है। तो इसलिए जो इनका मेन नेशनल हाईवे था उसको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। उसकी वजह से मणिपुर में जो भी उनकी आवश्यकता की वस्तुएं थी वो ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही थी, और वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर और आपका एयरबेस से ही सारी जो भी थी आवश्यकता की वस्तुएं वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह समस्या चल रही थी।
अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो भैया म्यांमार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्क में खाली आपके 8 देश हैं, वो आप देख लीजिए, और उन 8 देशों के अलावा जो भी देश आएगा वो भैया सदस्य नहीं होगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है कि केयर्न केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है स्कॉटलैंड में। ये जो है आपका थोड़ा कभी कभी आ सकता है, जो भी आपके मुख्यालय वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें आ सकता है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि वहाँ भैया मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि केरल के मसाले बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो हो जाएगा आपका गरम मसाले। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सैलोदवेद। तो ये जो है आपके सैलोदवेद, इसको ये जो होते हैं वो जो भी भैया चट्टान पर उगेंगे पादप वो कहलाएंगे सैलोदवेद। तो जैसा कि ये आपका आ गया सैल है, तो सैल का ही दूसरा नाम हम बोलते हैं पत्थर बोलते हैं, और जो हमारी चट्टान है वो भी भैया पत्थर की होती है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि चट्टान पर उगने वाले पादप सैलोदवेद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। हर्ब्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर्ब्स आपकी वनस्पति होती हैं, तो आप उससे इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो वो कहलाता है आपका ब्यूटियम मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये कहलाती है जंगल की आग। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो डायनासोर का भैया कब्रिस्तान जो है वो कहलाता है मोन्टाना को कहा जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। इसके बाद कौन सा जीव स्तनपायी है, तो वो है व्हेल। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि कौन सा अभ्यारण्य है जो कि राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो है काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडा या फिर आपका राइनो के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है भारत में, तो वो है काजीरंगा। अगला है मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, तो मोका कॉफ़ी जो है वो आपका उगाई जाती है यमन में। मोका कॉफ़ी उगाई जाती है यमन में। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो है आपका ब्राज़ील का पठार। ये भैया पठार है, पठान नहीं है, पठार है, तो वो है आपका ब्राज़ील का पठार। दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे बड़ा खनिज का भंडार है वो है आपका वो रहेगा ब्राज़ील का पठार। ठीक है। आप थोड़ा सा और देखते हैं, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये हम सब जानते हैं कि वो है भैया ऋग्वेद है। नक्शे पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आइसोहाइड। तो नक्शे पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइड कहलाती है। ब्रिटिश इंडिया काल में कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी का परिवर्तन किसके कार्यकाल में हुआ था। अगर ये आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा वायसराय और गवर्नर जनरल्स का, तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में जो है कलकत्ता से दिल्ली में इसका हस्तांतरण हुआ था, और इसकी घोषणा हुई थी सन 1911 में, 1 जनवरी सन 1911, जब जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मेरी आई थी, तब दिल्ली में एक दरबार का जो है आयोजन किया गया था, जिसको कहा गया था दिल्ली दरबार। वहीं पर इसकी घोषणा की गई थी कि अब जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की जाएगी, और सन 1912 में पूर्ण रूप से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो मेरा वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो वो की है एवॉन ल्यूवेनहॉक ने।
बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद इवनिंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह है आपका वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या फिर आपका मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर आप याद करना चाहें तो इसको जो है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है या फिर उसको भग्नि ग्रह कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा ग्रह है, तो वो भी यही है, शुक्र है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा किस ग्रह का टेम्परेचर है, तो वो भी है शुक्र ग्रह का। कभी कभी क्या होता है कि लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि चूँकि बुध सबसे पास में है सूर्य के, तो उसका टेम्परेचर सबसे हाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई है वो है आपका शुक्र ग्रह का। और शुक्र और अरुण ये दो हैं ऐसे ग्रह जो कि एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है, तो ये है आपकी, ये है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हॉट वाटर स्ट्रीम है, यानी कि ये एक ऐसी धारा है जिसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और इसकी वजह से ही पश्चिमी यूरोप का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का, वो है आपका विनिवेश क्या है, तो भैया विनिवेश ये है कि सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी क्या करती हैं कि अपने शेयर्स जो हैं, जो उनकी मान लिया प्राइवेट सेक्टर की हैं कंपनीज, जो उनको वो अपने शेयर्स सेल करती हैं। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एसडीआर का पूरा रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर, तो वो है आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये है आपका एसडीआर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है भैया अरुणा आसफ अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी, वो थी अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संख्या पद्धति पर कंप्यूटर आधारित है, तो ये तो सबको पता होगा कि बाइनरी है। बाइनरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 पे चलता है, या तो 0 होगा या फिर आपका 1 होगा। ठीक है, 0 या फिर 1 बाइनरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर फाइल संग्रह है वो बेसिकली किसका संग्रह होता है, वो होता है रिकॉर्ड्स का। तो रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिनसे मिलकर रिकॉर्ड्स बनता है, और हम जब इन सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पर आप उसको प्रॉपरली सेव करते हैं तो वो बन जाता है फाइल। अगला क्वेश्चन है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल को जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क जो आप होता है आपका, वो क्या करती है कि जो भी आपका रक्त दाब है उसको कंट्रोल में करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्त शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है, तो वो है किडनी। किडनी यानी कि वृक्क। किडनी क्या करती है कि जो हमारा ब्लड है वो उसको प्यूरिफाई करती है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बी आया तो यानी कि बी फॉर बेरी, तो बी फॉर बेरी बेरी हो गया। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से हो गया कौन सा रोग, बेरी बेरी। अब देखते हैं कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी, पीछे गिरेगी कि आगे गिरेगी कि उसके हाथ में गिरेगी। ये प्रॉपर्ली आपके पास ऑप्शन में होगा, तो वो जो है उसके हाथ में ही आकर गिरेगी। ठीक है, क्यों, अब उसका रीजन भी देख लीजिए, क्योंकि एक टर्म हमारे पास आ गया है कि स्थिर गति से। स्थिर गति है यानी कि उसकी स्पीड जो है वो स्टैटिक है, कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड में क्या होगा कि जब वो हवा में गेंद फेंकेगा तो जो है उस की जो होगी आपकी स्पीड होगी वो उसी स्पीड से कार की तरफ ही आगे बढ़ेगी, और जब वो गिरेगी तो वो सीधे सीधे उसके हाथ में गिरेगी। लेकिन अगर मान लिया जो हमारी कार की है जो स्पीड वो गेंद
फेंकने के बाद अगर मान लिया उसमें थोड़ा भी डिफरेंस आया, सपोज कीजिए कि उसकी स्पीड जो है ज़्यादा हो गई, तो जो है गेंद गिरेगी कार के पीछे, और अगर उसकी स्पीड जो है मान लिया कम हो जाएगी तो वो गिरेगी आगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, तो वो है आपकी आसवन विधि। आसवन विधि से हम क्या करते हैं कि जो भी आपका सी वाटर है हम उसको शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको बहुत कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, तो वो होती है 7। इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एक टर्म आया है पोलो, तो फिर पोलो से एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान या फिर भारत का शासक था जो कि पोलो खेलते हुए मरा था, तो भैया पोलो खेलते हुए कौन मरा था, वो मरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 7 होते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व की। तो पूरे विश्व में जो सबसे पहली महिला चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे, वो थी जुकी तावेई। और अगर हम भारत की बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत की तरफ से सबसे पहले कौन सी महिला चढ़ी थी, ये तो सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है, तो जी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है कि जो आपका कादम्बरी है उसके लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे बनी होती हैं, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मोहरें हैं वो बनी होती हैं स्टेटाइट से। स्टेटाइट ये एक टर्म आप इसको याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की मोहरें स्टेटाइट से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित है, तो जो मोस्टली पार्ट है जो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वो पाकिस्तान में है। अब मोस्टली क्या, वो तो आप यही समझ लीजिए कि वो पूरा वहीं पे है, पाकिस्तान में ही है। ठीक है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे, तो ऋग्वेद काल में आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये थे भैया ऋजुपालिका नदी है, ये नहीं है, ये नदी है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नदी है, ये नहीं है। तो महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये था ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय किसको प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हुआ है जेम्स प्रिसेंस को। जेम्स प्रिसेंस एक ब्रिटिश थे जिन्होंने क्या किया था कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो जेम्स प्रिसेंस को अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय प्राप्त होता है। किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, वो चलाए कुषाणों ने। कुषाणों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रमुख मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री किसको माना गया है, तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को माना गया है कि वो जो है गुप्त काल में प्रमुख मैथमेटिशियन और प्लस खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, तो सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे औरंगजेब के टाइम में। ये आप जानकर आपको हंसी या फिर मान लिया आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जबरन धर्म का जो हुआ है पूरी तरह से परिवर्तन भारत में हुआ है वो भी औरंगजेब के काल में हुआ है, लेकिन जो उसके मेन पदाधिकारी थे उसमें सर्वाधिक हिंदू भी थे, ये भी आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने सिंचाई के ऊपर कर लगाया था, तो वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के ऊपर कर लगाया था।
अगला क्वेश्चन है कि विदेशी आक्रमणकारी जिन्होंने अपने भारत पर किया है आक्रमण, तो उनका एक सही क्रम आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला है मोहम्मद बिन कासिम पहले आए, फिर गजनबी आए, फिर गोरी आए, फिर चंगेज खान आए। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह था कि इनको भारत पर जो है आक्रमण करना था और फिर जो भी भारत की अकूत संपत्ति थी उसको लूटना था। कौन सा कौन सा जो आपका वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में ही उसकी रचना की गई है, तो वो है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो भैया कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो हुई थी मगहर में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ लगाया, तो अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में लगाया था, क्योंकि आए ही थे वहीं पे भैया, गुजरात में ही घुसे थे, तो फिर वहीं पे उन्होंने अपना कारखाना लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। 2 साल बाद ही बन गए थे, 87-88 के टाइम में यही थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। पंजाब में इनका बहुत ज़्यादा नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था कब शुरू हुई, तो भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था 1853 में शुरू हुई थी। इसके समय में शुरू हुई थी, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। और यह कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में टेलीग्राफ की जो भी थी व्यवस्था ये शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके को किया है कवर अप। ये इसका पार्ट 1 था। अभी मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है। और यू एकेडमी 22 ये उसका पेज हेड का लिंक है। ओके ओके, फिर बाय।